हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। बच्चे, आज हम लोग यूट्यूब के 5 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन हमने पिछले क्लासेज में देख चुका है। लेक्चर नंबर 5 में हमने डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, लेकिन आज जो है सो लेक्चर नंबर 6 है, ये टोटली डिफरेंशिएशन के ऊपर ही बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आज से ये वीडियोज जो है सो आपके जीमेल पे जाएंगे और आप वहां से देख सकते हो। ये वीडियोस प्राइवेट वीडियोस हैं, ये पब्लिकली यूट्यूब पे आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो बच्चे के लिए हम ये प्राइवेट से अपलोड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। हमने डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स थे, जैसे कि रेट ऑफ चेंजेस, उनके बारे में पढ़ा था। रेट ऑफ चेंज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एंड एवरेज रेट ऑफ चेंज। उनके ऊपर डिस्कशन किया था पिछले क्लासेस में, और बाद में मैंने प्रूव करके बताया था आपको कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, वो था। अब हम देखते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि एक्चुअली में बेसिक डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है क्या। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन का एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x। आप लोगों को मैंने फंक्शन पढ़ा रखा है, तो आई होप कि आपको इस क्लियर होंगे। y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, कैसे इनको राइट कर सकते हैं? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x। क्लियर? चलिए, तो हमें डिफरेंशिएट करना है किनको? y को। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। हम किसी फंक्शन को तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब वो उनके टर्म में हो। जैसे y फंक्शन है x का, तो हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन वी कैन राइट एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने शॉर्टकट में इसके लिखता हूं WRT, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू x। y को हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x। इज डिनोटेड बाय, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इज डिनोटेड बाय, आपको पता होगा प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था सिंबल। वो सिंबल होते हैं बाय सिंबल। क्योंकि फंक्शन है fx, तो हम इनको लिखते हैं f डैश x से। कैसे? f डैश x से। हम इनको मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो होते हैं f डैश x इज इक्वल्स टू dy बाई dx। ये कुछ जाना हुआ टर्म लग रहा है। dy बाई dx जो है, ये टर्म ऐसा टर्म है जो आपको जाना हुआ लग रहा है कुछ। ये क्या था? यही तो था आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जहां पर वेयर जो dx है, वो dx क्या है बताइए? dx जो है वेरी स्मॉल चेंज इन x है, वेरी स्मॉल चेंज इन x। एंड जो ये dy है, यह dy जो है x के करस्पॉन्डिंग जो y में चेंज आए हैं, दैट इज correspondingly very small change in y, correspondingly very small change in y। इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये टर्म क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या है। अगर y जो है फंक्शन है किसका? x का, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y इक्वल्स टू fx। देन y को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से, और f डैश x इक्वल्स टू होता है dy बाई dx। और ये जो dy बाई dx है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो हमने पहले पढ़ रखा है। चलिए आगे इस पे और डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी देखेंगे डिफरेंशिएशन के।
ये था बेसिक डिफरेंशिएशन जो हमने प्रीवियस क्लासेस में इसको कर रखा है। हम देखते हैं कि क्या हम डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स से ही हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं या इनके अलावा भी कुछ और नोटेशन है डिफरेंशिएशन को राइट करने का। मैं बोलूंगा कि कुछ बुक्स हैं, कुछ ऑथर्स हैं, वो डिफरेंट तरह के नोटेशन का यूज करते हैं। सबसे पहले हम उस कुछ नोटेशंस को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नोटेशन है, उनके बाद हम इस पे और मैथमेटिकल मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे कि मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। अभी जो हमारा थोड़ा स्टार्टिंग का जो चीज है वो प्रीवियस क्लास को यह क्विक रिव्यू कर रहे हैं, फिर हम इन पे आगे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं वीडियोज को जल्दी से इरेज कर रहा हूं, आपको पॉज करना है, सबको राइट डाउन करना है, अच्छे से नोट्स बनाने प्रॉपर, ठीक है बच्चे। चलिए देखते हैं कुछ नोटेशन को जिनके थ्रू हम डिफरेंशिएशन को नोटेट करते हैं। नोटेशन है y डैश, जैसे मैंने बोला था कि y जो है फंक्शन है x का, तो हम उनके डिफरेंशिएशन को y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेट करते हैं। तो इनको हम रीड करेंगे y प्राइम और y डैश। ये हुआ आपका रीड एज, आप इनको इस तरह से रीड कर सकते हो। y डैश है, इसको आप y प्राइम भी बोल सकते हो और y डैश भी बोल सकते हो। dy/dx, अगर इस तरह से नोटेशन लिखा रहे, इसका मीनिंग भी यही होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इनको हम लोग रीड करते हैं dy/dx। देखिए यहाँ पर f लिखा हुआ है, df/dx, इसका मीनिंग हुआ कि f जो है फंक्शन है ना, और वो इसीलिए हम इसको df/dx भी लिख सकते हैं। इसको लिखे हैं df/dx, ऐसे इनको हम रीड करेंगे। d/dx f ऑफ x, हम बताए हैं आपको कि y फंक्शन है x का, उनको हम लिख सकते हैं f ऑफ x के रूप में। तो इनको हम डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इनको हम लोग रीड करेंगे d/dx ऑफ f। और ये जो नोटेशन है ये जनरली आपको अभी यूज तो नहीं पढ़ेंगे, नीचे वाला जो नोटेशन है, बट ये आप लोगों को जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे शॉर्टकट नोटेशन के लिए बहुत यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ f। मैथमेटिक्स में तो लगभग सभी यूज पड़ जाएंगे, बट फिजिक्स में जनरली आपको ये यूज पड़ेंगे और f डैश x यूज पड़ेंगे। चलिए इनके अलावा भी एक दो नोटेशन और है जो हमने अभी यूज किया था, वो नोटेशन है जो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे जिस तरह से मैंने यहाँ पे y डैश यूज किया है, बहुत ऑथर जो है y के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं और इनको बोलते हैं, इनको रीड करते हैं y डॉट। ये भी वो यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y के लिए यूज करते हैं y डॉट, रीड करते हैं इनको y डॉट। और एक और है जो हमने अभी थोड़ा देर पहले यूज किया था, वो भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं, f डैश x, f डैश x। इसका मीनिंग भी यही हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे, f डैश x। तो ये कुछ कॉमन नोटेशन है जो बुक्स, ऑथर्स और हम लोग भी यूज करते हैं जनरली डिफरेंशिएशन के लिए। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको मैं जल्दी से क्विक रिव्यू कर दिया हूं। अब हम आते हैं मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। ये भी हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर रखा है, फिर भी थोड़ा सा उनके ऊपर देख लेते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि क्या है मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो मैं इन्हें इरेज करता हूं और फिर आप इनको नोट डाउन करना, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चे हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का मीनिंग हमने पिछले लेक्चर में भी देख रखा है। चलिए एक बार इसको क्विक रिव्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से। वी नो दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x इज, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये रिप्रेजेंट करता है कि x में लार्ज चेंज हुआ है, उनके रिस्पेक्ट में y में जो लार्ज चेंज हुआ है वो चीज, इनको हम बोलते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये एक इंटरवल टाइम के लिए या फिर इंटरवल डोमेन के लिए, पीरियड के लिए डिफाइन किया जाता है। हम निकालते कैसे वैल्यू इनका,
तो फंक्शन है एफ एक्स फंक्शन है, उस फंक्शन में आप पुट करेंगे वैल्यूज को पुट करेंगे। एक्स में अगर चेंज है डेल्टा एक्स का तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये पिछले क्लासेस में हमने बताया था, जैसे एक्स है वैल्यूज और एक्स में इंक्रीमेंट हो गया है डेल्टा एक्स से, तो अब जो वैल्यूज है वो हो गया है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, फंक्शन में हम पुट करेंगे इस फाइनल वैल्यू को मैंने पुट किया एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे डेल्टा वाई के लिए, तो फंक्शन उसमें इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे, इनिशियल वैल्यू क्या एक्स है, एफ ऑफ एक्स डिवाइड कर देंगे कितने से, जो चेंज हुए हैं इंटरवल है वो इंटरवल से, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएंगे क्या डेल्टा एक्स। ये तो सिंपल चीज था जो हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था। चलिए तो आप देख सकते हो यहां से क्लियरली कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये है आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का। बच्चे हमें निकालना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं लेते हैं, इसमें हम लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बट यहां पर क्या है, जो डेल्टा एक्स है ये एक लार्ज वैल्यू है, हमें डेल्टा एक्स को स्मॉल वैल्यूज लेने हैं। स्मॉल वैल्यूज लेने के लिए हमारे पास एक टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो मैथमेटिक्स में एक टूल्स है जिस टूल्स का नाम है लिमिट। तो लिमिट क्या करता है, किसी वैल्यू का लिमिटिंग वैल्यू निकालने का काम करता है। लिमिटिंग वैल्यू मीन्स ये हुआ कि वो उस वैल्यू को या तो छोटा कर देता है या बड़ा कर देता है, लिमिट लगा देता है। जैसे अब यहाँ पर डेल्टा एक्स आप देख रहे हो, हमें इसको करना है छोटा, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, मीन्स ये डेल्टा एक्स छोटा करना है, हमको बहुत छोटा करना है, तभी तो वो इंस्टेंटेनियस बनेगा। इंस्टेंटेनियस मीन्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज को हम इंस्टेंटेनियस में कंसीडर करते हैं। चलिए अगर मैं इस लिमिट को क्या करता हूं, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 करता हूं, तब ये क्या होता है, तो हम लिखते हैं यहां पे इफ द लिमिट ऑफ दिस रेशियो of this ratio exist as delta x tends to 0। डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मीन्स क्या हो गया, डेल्टा एक्स का जो इंटरवल है उसको मैंने बहुत छोटा कर दिया, देन तब क्या होने वाले हैं, देखिए इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स, क्योंकि फंक्शन हमारा एफ एक्स दिया हुआ है, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एंड इज डिनोटेड एज, देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो हम एफ डैश एक्स डिनोट करते हैं इनको, क्लियर। चलिए आप देख सकते हो ये होते हैं जब इनको हमें ले जाना टेंडिंग टू 0, जब ये टेंडिंग टू 0 होंगे तो ये वैल्यू जो है सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएंगे, तो ये डेल्टा एक्स न रह करके ये हो जाएंगे डी एक्स, गौर फरमाइएगा। अब ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज बहुत छोटे हो जाएंगे, तो अब इनको हम डेल्टा एक्स ना बोल करके डी एक्स बोलेंगे, और ये जो इसके करस्पॉन्डिंग जो चेंज आएंगे y में वह डेल्टा y नहीं आएगा, अब वो वैल्यूज आएंगे वो dy आ जाएंगे, स्मॉल चेंज इन y आएंगे, इसलिए मैंने इसको dy लिख दिया। आप चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, बट यहां पे आपको लगाना पड़ेगा क्या, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, LT डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज होंगे, जो वैल्यूज है ये वैल्यूज भी हो जाएंगे, कंसीडर करना पड़ेगा इनको इस तरह से, कैसे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब ये जो वैल्यूज है फंक्शन की उसको पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये है आपके डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का वैल्यू, कि अब ये फंक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, डेरिवेटिव में, एफ डैश एक्स में।
जब हम उस जो इंटरवल है डेल्टा एक्स, उस डेल्टा एक्स को हमने क्या किया, टेंस टू 0 किया। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो दिखाते हैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को। कब, जब हम इस इंटरवल को बहुत छोटा कर दिए, dx कर दिए तो। क्लियर, ये है मैथमेटिकल्स मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन से आप देख सकते हो क्या कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ही कन्वर्ट हो गया है इसके डेरिवेटिव में। बट इसमें एक पॉइंट इंक्लूड करना है, वो पॉइंट ये कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0। जब मैं जो इंटरवल है उस इंटरवल को काफी छोटा कर दिया हूं। देखिए डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये आपका हुआ डेल्टा एक्स एक इंटरवल, हमें इस इंटरवल को बहुत छोटा करना है। मीनिंग इस जो वैल्यू आप देख रहे हो फाइनल वैल्यू, इस वैल्यूज को यहां से लेकर के और इनके जस्ट करीब लाना है। तो इसको हम 0 तो नहीं बोल सकते हैं, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बहुत छोटा डिफरेंस होगा, इसको dx हम बोलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये टेंस टू 0 है, मीन्स ये 0 नहीं है, समथिंग 0 से कुछ बड़ा है। समझे, ये चीज है। तो मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, इसका मीनिंग होता है f डैश एक्स दैट इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स वेयर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। तब इसका जो रेशियो आएगा वो आ जाएंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ये मैथमेटिक्स में काफी यूज होते हैं, फिजिक्स में भी कभी कभी यूज हुआते हैं, बट फिजिक्स में जनरली इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और इनका फार्मूलाज का काफी यूज होता है। चलिए हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल मीनिंग तो हम क्लियर कर लिए, अब हम आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन का। चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है? मैथमेटिक्स में पढ़े ये तो समझ में आता है, बट फिजिक्स में मैं क्यों पढ़ूं, इसके पीछे समझते हैं। देखिए होता है क्या है, जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो, जैसे कि जेईई मेंस, एडवांस और नीट की प्रिपरेशन करते हो, तो होते क्या है बच्चे कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्राफिकल होते हैं। तो अगर फिजिक्स में आपको ग्राफिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं तो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन आने चाहिए। बिकॉज अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं आएंगे तो आप ग्राफिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। समझे बच्चे, इसीलिए हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन समझते हैं। इससे क्या होता है कि हमें जो प्रॉब्लम, ग्राफिकल जो प्रॉब्लम होते हैं उसे समझ पाना ईजी हो आता है। तो जब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने आते हैं, इसमें दो टर्म है, एक है सेकेंड और एक है टेंजेंट। तो हमें इस दोनों को समझना पड़ेगा कि सेकेंड क्या होते हैं और टेंजेंट क्या होते हैं। तो हम बारी बारी से समझते हैं कि सेकेंड क्या है और टेंजेंट क्या है। तो पहले हम सेकेंड समझेंगे, फिर हम टेंजेंट समझेंगे और उसके बाद हम फिर से ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड। ये आपने बचपन क्लास में जो पढ़ा होगा सेकेंड के बारे में, थोड़ा सा बहुत मैं उसी को रिकॉल करा रहा हूं। सेकेंड जो होता है ना, सो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी कर्व को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, ये हमारा कोई एक्सिस मान लीजिए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। आपको करना क्या है, एक कर्व ले लेना है। आर्बिट्रेरी कर्व हम अपने मन से ले लेते हैं, ये एक आर्बिट्रेरी कर्व है। तो सेकेंड जो होगा वो एक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा जो इस कर्व को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, आप देख रहे हो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को P मानता हूं, इस पॉइंट को Q मानता हूं, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इस कर्व को क्या कर रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, सेकेंड टू अ कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द कर्व एट एनी टू पॉइंट्स। मैं यहाँ पे लिख दूं, बिकॉज आप लोग अभी 10th पास करके आए हो तो थोड़ा सा बेसिक डिफिनेशन भी पता होना चाहिए। अ सेकेंड टू अ कर्व is a straight line which intersect the curve at any two point, any two पॉइंट्स। चलिए
बोलोगे क्या इस पे एक ही सेकंड खींच सकते हैं? मैं बोलूंगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा ऊपर खींच लो, थोड़ा नीचे खींच लो, कहीं भी खींच सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए अब एक टर्म है सेकेंड, उनको भी समझने का ट्राई करते हैं। तो सेकेंड तो हो गए, अब टेंजेंट पे आते हैं। तो हम इसको इरेज करके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलिए देखते हैं टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। पहले हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं। लेट की एक कर्व ये है, कुछ इस तरह का आर्बिट्रेरी कर्व हमने ले लिया। तो जो कर्व के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, जो स्ट्रेट लाइन इस कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा हो। तो लीजिए हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करने वाला एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए कर्व के ऊपर। अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है ब्लैक कलर का, जो इस रेड वाले कर्व को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है, तब हम इसे बोलेंगे क्या कि ये जो स्ट्रेट लाइन है यह टेंजेंट है इस कर्व पे। तो टेंजेंट जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है। ठीक है बच्चे। और सेकेंड जो होता है वो कर्व को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। एट एनी टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो क्या ऐसा आप बोल सकते हो कि टेंजेंट को आप सेकेंड बोल सकते हो क्या? इसको ट्राई करते समझने का। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इस टेंजेंट को सेकेंड बोल सकते हो। समझते हैं। मैं इसको इरेज करके यहां पे समझाने का ट्राई करता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए सेकेंड था कुछ इस तरह का, ये कर्व है। कर्व पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये इसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले आया। ये P है, ये Q है। Q पॉइंट्स को नीचे ला रहा हूं, थोड़ा सा और नीचे ले आएंगे। P, ये Q। एक टाइम आएगा, यहाँ पे P है, कि ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन इससे बस जस्ट इसको टच करता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो, आप बोल सकोगे ना कि ये Q पॉइंट्स जो है वो जो जो नजदीक में आ रहा है पॉइंट P के, वैसे वैसे अगर एक टाइम पे यहाँ पर पॉइंट Q यहाँ पे आ जाएगा और पॉइंट P यहाँ पे इनके बगल में होगा, तब ये स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा लग रहा होगा कि यह स्ट्रेट लाइन जो सेकेंड था कभी, वह टेंजेंट बन गया। अगर पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों ओवरलैपिंग पॉइंट हो जाएं, तो उस टाइम पे जो सेकेंड है वो वही टेंजेंट का रूप ले लेगा। समझे बात? तो हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट भी जो है वह एक तरह का स्पेशल तरह का सेकेंड है, या इसको आप बोल सकते हो कि लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड है। क्या बोलेंगे? टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड विच इंटरसेक्ट द कर्व एट टू ओवरलैपिंग पॉइंट। जैसे यहां पर आप इसको बोल लो अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो या फिर टच कर रहा हो, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टू ओवरलैपिंग पॉइंट पे क्या कर रहा हो? इंटरसेक्ट कर रहा हो। उसको भी हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट के बारे में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नोट में आप लिखना क्या कि टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। ये एक तरह का सेकेंड ही होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड होता है जो दो ओवरलैपिंग पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे इरेज करके इसको नोट डाउन कर देता हूं। इस पॉइंट को आप मेमोराइज करना क्या कि जो इस पॉइंट Q को आप नजदीक लाओगे, नजदीक लाते लाते इस पॉइंट Q को आप पॉइंट P और Q दोनों को ओवरलैप करते हुए, इन दोनों को ओवरलैप करते हुए रख दोगे, तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो जस्ट इनको ओवरलैप करते हुए, कटिंग करते हुए निकलेगा। उस टाइम पे क्या होगा? यह एक स्ट्रेट लाइन होगा और आपको लगेगा कि यह तो टेंजेंट बन गया ना। यही लॉजिक है कि आप टेंजेंट को सेकेंड तो बोल सकते हो, बट सेकेंड को आप टेंजेंट नहीं बोल सकते हो जनरली। ठीक है। टेंजेंट जो होता है सो एक तरह का सेकेंड ही होता है, लेकिन लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड होता है। तो मैं उसी को यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं। चलिए देखिए, मैंने इस डिफाइन को यहाँ पे लिख दिया है। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जो मैंने समझाया आपको उसी को मैंने नोट डाउन कर दिया है। और टेंजेंट को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यह लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड होता है, या फिर स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड होता है
जो क्या होता है, दो ओवरलैपिंग पॉइंट, देखिए गौर से, दो ओवरलैपिंग पॉइंट को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्लियर है, मैंने सेकेंड के बारे में समझा, टेंजेंट के बारे में समझा। अब देखते हैं कि सेकेंड और टेंजेंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन से क्या रिलेशन है। तो उनको अब हम समझते हैं। मैं इनको इरेज कर रहा हूं और समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन से सेकेंड और टेंजेंट का क्या रिलेशन है। इनको थोड़ा गौर से देखिएगा, 5 मिनट फुली कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बस 5 मिनट का खेल है, उसके बाद ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। आपका काम क्या है, वीडियोस को पॉज करके इस सब पॉइंट्स को नोट डाउन करने हैं, उनके बाद फिर आगे बढ़ने हैं। चलिए, मैं दोनों तरफ कंपेरिजन के लिए टेबलर फॉर्म बना ले रहा हूं। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले तो एक्सिस यूज कर लेते हैं। ये एक्सिस है, वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम भी यहां पे यूज कर लेते हैं दोनों तरफ। परफेक्ट। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। हम यहां पे बनाने जा रहे हैं सेकेंड, और इधर की तरफ हम उसी को लिमिटिंग केस में बनाएंगे टेंजेंट। जब हम बात करते हैं कर्व की, सेकेंड के लिए हमें लेना पड़ेगा एक कर्व। चलिए हम कर्व लेते हैं। लिया मैंने ये वाला कर्व, ठीक है बच्चे, थोड़ी बहुत कर्व हो सकते हैं। तो इस कर्व पे हम निकाल लिए एक सेकेंड। ओके जी, जब इस सेकेंड को लिए तो आप देख सकते हो इसको दो पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। थोड़ा इनको मैं और एक्सटेंड कर दे रहा हूं, एक्स एक्सिस। क्लियर। अगर ये पॉइंट एक्स है, इनमें इंक्रीमेंट मैं मान लेता हूं डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये बात जो फाइनल पॉइंट होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेट इज ये हो जाने वाले हैं आपके एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्लियर। एक्स के रिस्पेक्ट में जो हमें वैल्यूज मिली हैं, ये वैल्यूज मिल गए हैं वाई, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। तो x प्लस डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में हमें जो वैल्यूज मिलेंगे वो क्या वैल्यूज मिलेंगे, y प्लस डेल्टा वाई। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं y प्लस डेल्टा वाई। क्लियर है बच्चे। चलिए, अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का यूज करके, आप देख सकते हो थोड़े डायग्राम हो सकते हैं कि अच्छे ना बने, बट ट्राई कीजिएगा समझने का। देखिए बच्चे, यहां से लेकर के और वैल्यूज यहां तक डेल्टा एक्स है, तो क्या मैं इनको भी डेल्टा एक्स लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। ये वैल्यूज जो है वाई है और ये वाई प्लस डेल्टा वाई है, तो ये वाली जो वैल्यूज होंगी वो डेल्टा वाई हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगे। क्लियर। और चूंकि यह एक स्ट्रेट लाइन है, लेट की ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट किया और ये पॉइंट क्यू है, इस क्यू पे इंटरसेक्ट किया। क्लियर बच्चे। चलिए, तो आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स अभी पढ़ा था थोड़ा देर पहले, तो पता है आपको यह एक जो है सो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, पी क्यू, और मैं इनको आर दे देता नाम। तो पी क्यू आर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, अगर ये एंगल मैं ले लेता हूं कि एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो थीटा बन रहे हैं, जो सेकेंड है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मैं यहां पर लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये आपको देखने से ऐसा नहीं लग रहा है, या एवरेज रेट ऑफ चेंज के आसपास में कुछ लग रहा है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं, इसको मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्लोज कर दे रहा हूं सो दैट कि ये इसका मैं यूज करने वाला हूं। हम आते हैं इधर की तरफ, ये तो हमारा सेकेंड था। अब हम टेंजेंट का यूज करेंगे और टेंजेंट समझने का ट्राई करेंगे क्या है एक्चुअली। तो टेंजेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी एक कर्व लेना पड़ेगा। जैसा कर्व ये है वैसा ही कर्व हम यहाँ पे लेने का ट्राई करते हैं। ऑलमोस्ट वैसा ही कर्व मैंने ले लिया, थोड़े बहुत तो हो सकते हैं, हाथ है तो चलिए मैं पूरे कर्व हटा ही देता हूँ, फिर से ट्राई करते हैं, जो भी है सही है। चलिए हम क्या करेंगे,
टेंजेंट कैसे ड्रा करते हैं? टेंजेंट तो एक लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड होते हैं ना, फिर भी हम पहले आपको दिखाते हैं सेकेंड कैसे टेंजेंट में कन्वर्ट होंगे। पहले तो आपका ये था सेकेंड, फिर धीरे धीरे यहाँ पे पहले मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट आपका Q है। क्लियर? अब जो जो मैं इस Q को नीचे की तरफ लाऊंगा पहले उसका सेकेंड, अब Q यहां पे आ गया। आफ्टर सम टाइम जब मैं इसको और नीचे ले आऊंगा तो Q यहां पे आ जाएंगे। एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा कि ये P वाला पॉइंट और Q वाला पॉइंट दोनों आस पास में हो जाएंगे, तब ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे इस तरह से समथिंग। हो सकता है मेरा एक डायग्राम थोड़ा सा रॉन्ग बन चुका हो, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हाथ से बनाया गया है तो पूरा परफेक्ट नहीं बना है, तो मैं इनको इरेज करके एक अच्छा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर इसी समझ ले नहीं अच्छा से बना लेते हैं। सो दैट कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जी हाँ बिल्कुल। अगर मैं इस पॉइंट्स की बात करता हूं, इस पॉइंट पे आने के बाद P वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे और Q वाले पॉइंट भी यहीं पे आ जाएंगे, तब ये बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे, है ना। उससे पहले जब P वाला पॉइंट यहाँ पे था और Q वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे था, तब ये थे इस, यहाँ पे था Q, फिर Q यहाँ पे आया, फिर Q यहाँ पे आया, फिर Q यहाँ पे आया। जैसे जैसे आपने Q को रिड्यूस किया, Q को रिड्यूस करके आप P वाले पॉइंट के पास में लाए हैं, अब ये जो बना वो आपका बन गया टेंजेंट। तो आप देख सकते हो सेकेंड को ही मैं लिमिट लगा करके नीचे ला रहा हूं। तो आप एक चीज नोटिस करना, क्या नोटिस करना, देख रहे हो इनिशियली में Q यहां पे था और फाइनली Q यहां पे आ गए, है ना बच्चे। जब इनिशियली में Q यहां पे था तब आपकी सेकेंड ये वाली थी, अब जब Q यहां पे आ गया तब आपकी ये वाली बन रही है। यस, देख रहे हैं। तो इस वक्त आपकी जो ट्रायंगुलर शेप है वो अब ये वाली ना रख करके अब ये वाली बन गई। तो मैं इनको डॉटेड कर देता हूं, ये थे, अब आपकी ये वाली हो गई। अगर लेट की ये जो टेंजेंट है वह इस एक्स एक्सिस से एंगल बना रहे हैं थीटा डैश, या फिर थीटा ही ले लेते हैं, इनकी एंगल थीटा है। तो आप देख सकते हो अगर आप इसमें क्या करोगे, लिमिट लगा हुआ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, क्योंकि आपने जो डेल्टा एक्स जो आपका इंटरवल था वो इंटरवल को आपने मिनिमाइज करके उस इंटरवल को लाते लाते Q वाला पॉइंट यहाँ पे था इनिशियली, अब वो Q वाला पॉइंट आ गया कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, बिल्कुल छोटा हो गया। अब ये dx में हो गया बिल्कुल। तो इस टाइम पे क्या होने वाले हैं वो देखिएगा, मैं इसी फॉर्मूलाज को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो मैं इनको बोल सकता हूँ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वेयर आपको यूज करना पड़ेगा क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। मैं आपको देखो लिमिट का यूज क्यों करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं हम जब किसी भी वैल्यूज को चाहते हो कि वो बहुत छोटा करना या बड़ा करना, तब हम ये यूज करते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, dy बाई dx में। तो ये वैल्यू जो आपकी आ गई वो dy बाई dx हो जाने वाले हैं, dy ऊपर में और dx नीचे में। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएंगे, tan थीटा। जैसे तो थीटा है तो ये tan थीटा आ जाएंगे। ये आपके हो गए dy और ये हो जाएंगे dx। मैंने आपको दिखाने के लिए इतना लंबा किया है, इतना लंबा होंगे नहीं, बहुत छोटे से होने वाले हैं। चलिए, तो आप देख सकते हो कि जो आपका सेकेंड है या फिर जो आपका टेंजेंट है, तो टेंजेंट जो है वो आपको दे रहा है डिफरेंशिएशन, टेंजेंट है वो आपका डिफरेंशिएशन दे रहा है, और वो जो है सो tan थीटा के इक्वल है। मीन्स अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया हो, अगर उस ग्राफ से आपको बोल रहा हो कि इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, ग्राफ का tan थीटा क्या देगा, तो आप बोलोगे कि डिफरेंशिएशन देगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखिए, अगर आपको फिजिक्स में ग्राफ दिया हो और कहा जाए कि ग्राफ के थ्रू आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो जब आप ग्राफ पे क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ग्राफ का जो टेंजेंट होगा वो उस ग्राफ का स्लोप देगा। ठीक है,
और ग्राफ का स्लोप जो आएगा वही आपका डिफरेंशिएशन आएगा, वही आपका tan थीटा के इक्वल्स होगा। ठीक है बच्चे, ये चीज है। तो वी कैन से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy/dx, और ये इक्वल्स होते हैं किसके, स्लोप के इक्वल होते हैं। उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समराइज करके, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से नोट डाउन करने हैं, मैं उनको लिखने जा रहा हूँ। चलिए देखिए बच्चे, देयरफॉर डेल्टा y बाई डेल्टा x जो हमने क्या निकाला था अभी सेकेंड वाले में यूज किया था, अगर मैं इस रेंज को स्मॉल कर देता हूँ तो ये कन्वर्ट होगा dy/dx इक्वल टू tan थीटा। इस तरह से हम कर सकते हैं कि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy/dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये आ जाएंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट px, y। जो हमने कर्व खींचा था ना, कर्व, इस कर्व पे जो टेंजेंट आया था, इस कर्व पे जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं कि वो पॉइंट आपका यहाँ पे है, इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं P वाले पॉइंट पे, px, y, तो ये आपको मिल जाएंगे किसके, tan थीटा के इक्वल्स आएंगे। क्योंकि हम कर्व को डिफरेंशिएट नहीं करते, हम डिफरेंशिएट करते हैं फार्मूला को, डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन को। बट अगर कर्व दिया हो इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, स्लोप निकालना होता है। और स्लोप कैसे निकलता है, tan थीटा से। मैंने आपको बताया है स्लोप के बारे में, स्लोप होते हैं tan थीटा के इक्वल्स। इस तरह से स्लोप निकाल लेंगे और जो स्लोप आएगा वही उसका डिफरेंशिएशन होगा, वही उसका tan थीटा होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए, ये जब हम एप्लीकेशन यूज करेंगे इनका, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम इनका यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो हमें कुछ रूल, जैसे हम बोलते हैं ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये कुछ रूल्स है ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कुछ रूल्स है ट्रिग्नोमेट्री के। उसी तरह से डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देखते हैं, उनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद आपको उनको प्रैक्टिस करना है होमवर्क के रूप में, उसको याद करना है। चलिए हम देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं और फिर उनको जल्दी जल्दी उनको समझते हैं, फिर उन पर ट्राई करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को। चलिए बच्चों देखते हैं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। इनका हम लोग यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं, फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन में यूज हो ही जाएगा। क्या है रूल्स, देखते हैं। रूल नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। अगर हमें कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उनको डिफरेंशिएट करना हो, तो उनका डिफरेंशिएशन हमें आता है 0। द डेरिवेटिव ऑफ एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज 0। अगर मान लेते हैं कि c एक कांस्टेंट फंक्शन है या कांस्टेंट नंबर है, देन इनका डिफरेंशिएशन आपको आएगा 0। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, d/dx 8 क्या है, 8 एक कांस्टेंट है, क्योंकि 8 की वैल्यू आज भी 8 रहेगी, कल भी 8 रहेगी, परसों भी 8 रहेगी। ये कभी चेंज होगा नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था जो चेंज होगा उनका ना डिफरेंशिएशन होता है, उनका ना रेट ऑफ चेंज निकाला जाता है। 8 तो हमेशा कांस्टेंट है, तो इसलिए इनकी वैल्यू, इनकी डिफरेंशिएशन आएगी 0। अब अगर बात करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ, d/dx -1/2, और -1/2 ये भी कांस्टेंट नंबर है। क्यों, अब ये -½ है, ये आज भी -½ है, कल भी रहेगा। तो इन कांस्टेंट नंबर चाहे कोई भी हो, उन सभी की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 0 आएगी। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, d/dx √3। अब √3 भी तो कांस्टेंट नंबर ही है ना, तो इनका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो मेरा रूल नंबर 1 बहुत ही बेसिक रूल था। ये रूल ये कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट फंक्शन इज 0। ये रूल नंबर 1 क्लियर हो चुके होंगे। हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। मैं इनको जल्दी से इरेज कर देता हूं, आप इसको क्या करेंगे, पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 जो है सो है पावर रूल। जैसे देखते हैं, इफ n इज अ रियल नंबर देन d/dx x टू द पावर n, मतलब x की पावर में हमने n यूज किया है। अगर x के पावर में n है तो हम क्या करेंगे, इस n को सिंपली किक करके n को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएंगे n। और जो x है, इसके x के पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहले पावर था n, तब हो जाएंगे n-1। मीन्स पावर को आपको बाहर निकालने हैं और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने हैं। इनकी वैल्यू आ जाएगी डिफरेंशिएशन की, x टू द पावर n की डिफरेंशिएशन होती है n x टू द पावर n-1। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि आप जो भी पावर है उस पावर को आपको बाहर निकाल लेने हैं, और जो पावर पहले से x के पावर में क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करके राइट कर देना है।
ये 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है, इस तरह से आपको लिखने हैं। ठीक है जी, चलिए इन पे कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम पहले फंक्शन कुछ यहाँ पे टेबल बना के लिख लेते हैं, फंक्शन और उनका एफ डैश। जैसे बात किया जाए तो अगर x की बात करते हैं तो x के पावर में क्या है 1 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 को बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएंगे 1, और अब जो पावर है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो x के पावर 1 है तो इस 1 को हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ आ जाएंगे 1। x के पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, x की पावर 0 क्या हो जाते हैं 1 आते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएंगी। मीन्स अगर मैं x को डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में तो आपको वैल्यू आएंगे 1, आप इनको देख सकते हो। अगर आप बात कर रहे हो एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो पावर में 2 है तो 2 को आप बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लेंगे, और x के पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा x टू द पावर 1 दैट इज 2x। अगर मैं बात कर रहा हूँ x टू द पावर 3 की, 3 को आप बाहर निकाल लेंगे 3, और x के पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दो तो पावर 3 है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे 2, 3x स्क्वायर। उसी सिमिलरली x टू द पावर 4 रहेंगे तो क्या जाएंगे 4 बाहर निकाल लेंगे, x क्यूब एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं x टू द पावर n की तो n को बाहर निकाल लेंगे और इसमें से 1 माइनस करके लिख देंगे x टू द पावर n माइनस 1। आई होप कि आपको यह क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बच्चे, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अभी तो हम लोग बेसिक सिर्फ फार्मूलाज वगैरह देख रहे हैं, सो दैट कि आपको इसका डेफिनेशन क्लियर हो जाए कि क्या है एक्चुअली ये फार्मूला। चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम इसको ट्राई करेंगे इस फॉर्म में लाने की। तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, डी बाई डी एक्स, एक 1 बाई एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू दी पावर माइनस 1। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब -1 ये पावर में है तो पावर को मैं क्या करता हूँ, सिंपली बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लिए, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी है कितना -1 है, इसमें से -1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी जाएगी -1 इंटू एक्स के पावर -1 -2 हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 डिवाइडेड बाई नीचे में एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। इजी था, बस प्रॉपर सेटअप करना है हमको, प्रॉपर स्टेप फॉलो करने हैं, हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे आंसर तक खुद ब खुद। अगर आप बोलो तो एक और एग्जांपल करके देखे जाए। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल से, डी बाई डी एक्स 4 बाई एक्स क्यू की बात करते हैं। सिंपल है, ये भी उसी तरह हो जाएंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, हमें क्या करना है, इसको इसके फॉर्म में लिखना है। तो 4 तो ऊपर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यू जो नीचे है इसको मैं ऊपर में लिख सकता हूँ। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, एक्स टू द पावर -3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब हम देखिए जो ये कांस्टेंट नंबर है ना, इस कांस्टेंट नंबर को हम सिंपली बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -3। अब तो ये इजी हो गए, इनको मैं बाहर निकाल लूंगा, पावर जो भी पावर है उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो हो जाएगा -12 और जो पावर में उस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो x टू दी पावर -4। क्लियर। अब चाहो तो इसको आप अरेंज करके लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, -12 ऊपर में आ जाएंगे डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4। यही है आपके आंसर। तो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप इनको लिख सकना है लिख सकते हो। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इनके ऊपर। आपको करना क्या है, वीडियो पॉज करके सारे एग्जांपल्स को राइट डाउन करने हैं अपने कॉपी में, सो डैट कि आप कभी भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अभी तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा क्योंकि आप बेबी स्टेप पे हो भी। चलिए एक एग्जांपल है डी बाई डी एक्स रूट एक्स की बात करते हैं। तो रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ। बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, ये तो बेसिक सा चीज है, एक्स टू द पावर हाफ। अब हाफ को हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्म में आ गया, n के बदले में यहाँ पे हाफ है, इसको आप क्या कर सिंपली बाहर निकाल लो। तो 1/2 का हमने बाहर निकाल लिया और x लिख लिया। अब इसके जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, -12 बचेगा। तो 1/2
एक्स के पावर माइनस हाफ। माइनस हाफ का मीन्स क्या हुआ, ये एक्स नीचे आकर के उसका रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 1/2 और नीचे में एक्स के पावर हाफ दैट इज इक्वल्स टू रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये तो काफी यूज होते हैं, इसलिए आप इनको याद ही कर लेना, माइंड में रख लेना के बाद कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², जब हमने थोड़ा देर पहले देखा था। नहीं भी याद है तब पर भी कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा हाई फाई फंडा है नहीं कि आपको इसको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करते करते ये इजी हो जाएंगे। चलिए हम आप देखते हैं कुछ रूल नंबर 3 को, नए रूल को देखते हैं। चलिए देखते हैं रूल नंबर 3 को। इसमें क्या, द कांस्टेंट मल्टीपल रूल मीन्स हमें यू जो है से कुछ फंक्शन है लिखा हुआ, इफ u इज ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट, c कोई कांस्टेंट है और c को हमने u के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को बाहर निकालने हैं। तो मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल के लिख दिया। उसके बाद जो फंक्शन है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, वैल्यूज जो आएंगे वही उनके आंसर हो जाएंगे। आप बोलोगे कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, एग्जाम्पल से ही क्लियर होंगे बच्चे। d/dx 3 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हम x² के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। अब कह रहा हूं कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, बच गया क्या x²। इसको डिफरेंशिएट करने तो आपको आता ही है, x⁴n रहेगा, तो क्या करेंगे n को बाहर निकाल लेंगे, उसमें से 1 घटा करके लिख देंगे, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे इंटू 2। अब x बच गया, x में से जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, तो उसको हम नहीं भी लिख सकते हैं। 3 × 2x दैट इज इक्वल्स टू 6x, आंसर आ गया। इजी है बिल्कुल। उसी प्रकार से एक छोटा सा और एग्जांपल देख सकते हैं, d/dx माइनस ऑफ x है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा 1, तो माइनस ऑफ 1। इजी है। ये तो पिछले वाला ही रिजल्ट था, कुछ नया रिजल्ट था नहीं कि कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाइड है तो हम कांस्टेंट नंबर को बस बाहर निकाल लेते हैं और जैसा हम रूल सीखे उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनसे आता है हमारा आंसर। चलिए हम देखते हैं रूल नंबर 4 जो है सम रूल, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए हम देखते हैं रूल नंबर 4 को। रूल नंबर 4 है द सम रूल। लिखा हुआ द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन इज द सम ऑफ देयर डेरिवेटिव। मीन्स देखिए u और v 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इन दोनों का सम दिया हुआ है और उनको डिफरेंशिएट करना है। देख रहे हैं आप, तो इनको क्या हम अलग अलग करके डिफरेंशिएट करके भी सम कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही आते हैं। जैसे d/dx u + v, तो आप चाहो तो इनको सेपरेट कर सकते हो, तो du/dx प्लस dv/dx दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए कहा गया डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन, सम ऑफ 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर डेरिवेटिव। मीन्स पहले इनका डेरिवेटिव निकाल लीजिए फिर उनको सम कर दीजिए। अगर यहाँ पे प्लस साइन के बदले यहाँ पे माइनस साइन रहेगा तो नेगेटिव साइन के साथ ही वैसा ही चलने वाले हैं। आप चाहो तो इनको जनरलाइज भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि 2 फंक्शन ही हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो मैं इसको जनरल वे में इस तरह से भी लिख सकता हूं, कैसे वो मैं लिख के दिखाता हूं। आपको करना क्या है, वीडियोस को पॉज करके इसको नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे जल्दी से इरेज कर देता हूं, आपको टाइम मिलेंगे नहीं नोट डाउन करने के लिए। इसीलिए u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 डॉट, बहुत सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे, वो सम के रूप में होंगे, या हो सकते हैं कि वो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, नेगेटिव साइन के साथ भी हो। तो आपको इस तरह से रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबको आप अलग अलग कर सकते हो और उनको डिफरेंशिएट कर लो। d/dx u1, अब प्लस है तो प्लस साइन दो, माइनस है तो माइनस साइन दो। d/dx u2, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। d/dx u3, प्लस है तो प्लस है, माइनस है, जहां तक है वहां तक कर लीजिए आप। d/dx un तक। ये हुआ जनरल वे में कि आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसा हम क्यों किए, ऐसा इसलिए किए है ना, इससे हमें थोड़े से रिजल्ट ना इजीली आते हैं, हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बच जाता है। जैसे हम आपको दिखाता हूं करके एक एग्जांपल्स, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एग्जांपल से आपको एक क्लियर कर रहे हैं।
जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 12x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। आप देख सकते हो कि इसमें x टू दी पावर 4 है और 12x है, दोनों सम के रूप में है। ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग है, तो हमको dy बाई dx कैलकुलेट करने हैं। चलिए, तो dy इसको लिखेंगे dx, वैल्यूज पुट करेंगे x टू दी पावर 4 प्लस 12x। अभी मैं इसको बहुत ही एलिमेंट्री स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, बट जब आप प्रैक्टिस जाएगा तो इसको आप डायरेक्ट आंसर लिखना है, ये नहीं कि हर एक स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको फिर से कि हमारी प्रैक्टिस अभी कम है, इसीलिए मैं इनको अलग अलग करके लिख रहा हूँ। जब जो ही एक दो क्लासेस निकलेंगे उसके बाद डायरेक्ट इनका आंसर लिखना है। ठीक है बच्चे, चलिए अब इनको डिफरेंशिएट करनी तो आपको आता ही है। 4 पावर में है तो पावर को आप बाहर निकालेंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके आंसर पुट करेंगे, तो x टू दी पावर 3, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 12 एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, 12 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएंगे आपके आंसर 4x³ प्लस 12। क्लियर। तो मैंने क्या किया, दो फंक्शन जो सम में थे उनको मैंने अलग अलग करके डिफरेंशिएट करके और लास्ट में वैल्यू पुट कर दिया, वो आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं इनको। एक और एग्जांपल के साथ आप चाहो इनको दे सकते हो। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इनको मैं इरेज कर रहा हूं। एक्चुअली मैं पूरे को इरेज कर देता हूं। चलिए एग्जांपल लेने के लिए एग्जांपल है आपका y इज इक्वल्स टू x³ प्लस 4/3 x² माइनस 5x प्लस 1। अब इसमें दोनों टर्म आ गए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्म आ गए। चलिए सिंपल है, हमको निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है। तो क्या करेंगे, dy बाई dx लेंगे, सारे वैल्यूज आ जाएंगे जो भी है यो, x³ प्लस 4/3 x² माइनस 5x प्लस 1। मैंने बोला था अगर ये सम या सब्ट्रैक्शन में रहेंगे तो हम इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स, अभी मैं बोल रहा हूँ बच्चे की तरह से हर एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जब हमारी प्रैक्टिस और फास्ट हो जाएगी तो हम डायरेक्ट आंसर पुट करेंगे, डी बाई डी एक्स² माइनस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स, और ये लास्ट में क्या है, 1 है। अब आप देख सकते हो ये तो इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। यहाँ पे क्या माइनस है 5, तो 5 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है, तो 5 बाहर निकल गया। x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 5 इंटू 1। चलिए अब ये देखेंगे 2 है तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और x के पावर में से 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा 1, तो हो जाएगा 2x प्लस, अब आप देख सकते हो 3 को आप बाहर निकाल सकते हो, आप कोस निकाल सकते हैं। और ये क्या हो जाएंगे, x 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा x²। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। तो 3x² प्लस 2x माइनस 5, ये हो जाएंगे आपके आंसर। 3x² प्लस 2x माइनस 5 आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर, इजी है, कुछ खास है नहीं। चलिए अब हम एक लाइन में इसको शॉर्ट में निकालने की ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक छोटा सा लेते हैं, 4x³ माइनस 2x²। अब हम इतना एलिमेंट्री स्टेप नहीं करेंगे, हर एक स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि उतना करेंगे तो हमारे पास टाइम होता नहीं है ना। हमें ये y इक्वल्स टू दिया हुआ है, हमें निकालना है dy बाई dx। चलिए शॉर्टकट लगाते हैं अपना, शॉर्ट क्या बस प्रैक्टिस करना है। आप देख सकते हो 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर, 3 जो है पावर में तो बाहर करिए इसको, 4 इंटू 3, और ये हो जाएगा पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा x²। तो ये सिंपल उतना ना करके सीधे करेंगे क्या, 4 इंटू 3 12 x² माइनस 2 टू 4 4x प्लस 3/2 बाहर निकाल लेंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा 3/2 x टू द पावर 1/2 प्लस 6। यही आंसर आ जाएंगे आपके। बट प्लस 6 का तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 6 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नंबर का 0, इसको आप भूल जाओ। ये आपके आंसर है। चलिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, अभी तो रूल नंबर 4 ही हुआ है, रूल नंबर अभी और आगे बहुत सारा रूल पढ़ना है, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज से क्लास में हम इतना ही रखते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर।
फिर नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि हम डिफरेंशिएशन जो पढ़ रहे हैं इसका हम फिजिक्स में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो आपको बस 1 या 2 क्लासेस में आपको फिजिक्स का झलक दिखने लगेगा कि कैसे कैसे हम फिजिक्स में डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। जब वो समझ लेंगे फिर हम इंटीग्रेशन को शुरू करेंगे। मीन्स अभी ये चैप्टर चलने वाला है लंबा, तो पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस कीजिए सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।